अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले लेक्चर में हमने ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था और हमने ये डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिस्पिरेटरी सिस्टम में जो पहला और एक्सटर्नल कंपोनेंट है वो नोज़ कहलाया जाता है। नोज़ एक बोनी और कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर है जिसमें बोन्स भी हैं, एथमाइड बोन है, नेजल बोन है। इसके अलावा इसमें हेलाइन कार्टिलेज भी होता है। नेजल कैविटी के बाद रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो कंपोनेंट है वो फेरिंक्स कहलाया जाता है। फेरिंक्स ये एक ट्यूबुलर पार्ट है जो कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का कंपोनेंट है। फेरिंक्स के बाद एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर जिसको लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स में 9 कार्टिलेजेस होते हैं और लैरिंक्स के बाद जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो ट्रेकिया कहलाया जाता है। ट्रेकिया इसको कॉमनली वेंट पाइप कहते हैं। ट्रेकिया को कॉमनली वेंट पाइप कहते हैं क्योंकि फेरिंक्स ये डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें फूड भी पास होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी हिस्सा है जिसमें एयर पास हो रही होती है, लेकिन ड्यूरिंग इनहेलेशन ये जो एयर है ये फेरिंक्स के बाद लैरिंक्स और ट्रेकिया में चला जाता है। फूड जो है वो एसोफेगस में चला जाता है। तो आल्सो कॉल्ड एज द वेंट पाइप। ट्रेकिया में सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। इसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। ट्रेकिया के डोर्सल साइड पे एसोफेगस होता है। ये रिंग्स ट्रेकिया को तो सराउंड करती हैं लेकिन एसोफेगस को सराउंड नहीं करती हैं। तो रोल क्या है इन सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स का? रोल ये है कि ये जिस टाइम हम एयर इनहेल करते हैं उस टाइम इस ट्रेकिया की कोलैप्स होने को प्रिवेंट करता है। मिसाल के तौर पे एक स्ट्रा है और स्ट्रा में से हम इनहेलेशन कर लें, मतलब उसमें से हम एयर को सक करें तो स्ट्रा कोलैप्स हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो इसी तरह जब हम इनहेल करते हैं एयर को, जब ये एयर हमारे लंग्स में जाएगी तो इस वेंट पाइप ट्रेकिया को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करने के लिए इसमें सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती है। देन यही ट्रेकिया चेस्ट कैविटी में 2 ब्रांचेस में डिवाइड होती है। These two they are termed as the primary bronchus or also called as the main bronchus. Primary bronchus को main bronchus भी कहते हैं। Primary bronchus फिर ये further divide होती हैं, मतलब कि inside the lungs एक ब्रोंकस जो है ये राइट ब्रोंकस ये राइट लंग में एंटर करेगा, दूसरा जो है ये लेफ्ट लंग में एंटर करता है। तो लंग्स में राइट साइड ऑफ द लंग, राइट साइड में जो मेन ब्रोंकस है ये 3 फर्दर डिवाइड, मतलब इससे 3 डिविजन्स बनती हैं। इन डिविजन्स को सेकेंडरी ब्रोंकस या आल्सो कॉल्ड एज लोअर ब्रोंकाई। लोअर ब्रोंकाई क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हर एक सेकेंडरी ब्रोंकस लंग्स के एक लोब में एंटर करता है। ठीक है, तो राइट साइड में 3 ब्रोंकस है, सेकेंडरी ब्रोंकस है जिनको हम लोअर ब्रोंकस कहते हैं, और इस तरह लोब्स भी 3 हैं। ये जो लोब है इसको सुपीरियर लोब कहते हैं, जो सेकंड वन है इन द मिडल इज कॉल्ड एज द मीडियल लोब, और जो तीसरा है इसको इंफीरियर लोब कहते हैं। While लेफ्ट साइड पे 2 लोब्स हैं, मतलब कि 2 लोअर ब्रोंकस हैं। हर एक लोअर ब्रोंकस एक लोब में एंटर होता है। ये लेफ्ट जो मेन ब्रोंकस है डिवाइड हुआ 2 सेकेंडरी या लोअर ब्रोंकाई में। एक सुपीरियर लोब के लिए है, ये लंग्स की लोब है, दूसरा इंफीरियर के लिए है। एक सुपीरियर और एक इंफीरियर के लिए है। तो लेफ्ट साइड पे 2 लोब्स हैं और राइट साइड पे 3 लोब्स हैं। इन बिटवीन
इन बिटवीन इन दोनों के यहाँ पे जो स्पेस है जहाँ पे सेपरेट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मीडिएस्टेनम, इसको मीडिएस्टेनम कहता है। और लेफ्ट साइड पे दो लोब्स, दिस प्रोवाइड्स इनफ रूम फॉर द हार्ट, यहाँ पे हार्ट मौजूद है। ठीक है, लंग्स हमारे थोरैसिक कैविटी में है। इस थोरैसिक कैविटी के नीचे ये एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी और थोरैसिक कैविटी के दरमियान एक मेम्ब्रेन है, एक मस्कुलर लेयर है। दिस मस्कुलर लेयर इज कॉल्ड एज द डायफ्राम। इस मस्कुलर लेयर को डायफ्राम कहते हैं। ये डायफ्राम कंट्रैक्ट करेगा और इसके साथ जब इंटरकोस्टल मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो एक प्रोसेस जिसको हम इंस्पिरेशन या एक्सहेलेशन कहते हैं वो होता है। ठीक है, राइट लंग में 3 लॉब्स हैं। दैट्स व्हाई अगर हम परसेंटेज कंपोजिशन लें तो बाय परसेंटेज राइट लंग कंट्रीब्यूट टू अबाउट 56% ऑफ द टोटल लंग। लेफ्ट साइड पे 2 लोब्स हैं, इसी वजह से उनकी जो परसेंटेज कंपोजिशन है वो परसेंटेज कंपोजिशन भी कम है। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर्स हैं जिस तरह हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ओवरऑल जब हम नेजल कैविटी से अप टू द टर्शियरी ब्रोंकियोल, जो सेकेंडरी ब्रोंकियोल होती है फिर फर्दर डिवाइड होती है टर्शियरी ब्रोंकियोल में। टर्शियरी ब्रोंकियोल की फिर फर्दर डिवीजन होती हैं जिसको हम टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स कहते हैं। देखिए, फ्रॉम द ट्रेकिया अप टू द ब्रोंकियोल्स, ट्रेकिया से लेके ब्रोंकियोल्स तक ये जितनी डिविजन्स हो रही हैं, पहले ट्रेकिया डिवाइड हुआ 2 प्राइमरी ब्रोंकस में, फिर प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड हुआ सेकेंडरी ब्रोंकस में, सेकेंडरी ब्रोंकस डिवाइड होता है टर्शियरी ब्रोंकस में, टर्शियरी फिर फर्दर डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स में। तो ये पूरी जो ब्रांचिंग्स हैं इससे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनेगा एंड दिस इज कॉल्ड एज द ट्रेकियोब्रैंकियल ट्री। इसको ट्रेकियोब्रैंकियल ट्री कहते हैं। ट्रेकियोब्रैंकियल ट्री में कितनी डिविजन्स होती हैं? अप टू 16 जनरेशंस तक डिविजन्स होती हैं। 16 जनरेशंस का मतलब यह है कि ट्रेकिया से प्राइमरी ब्रोंकस का बनना ये फर्स्ट जनरेशन की डिवीजन है, फिर प्राइमरी ब्रोंकस से सेकेंडरी का बनना ये सेकंड जनरेशन है, सेकेंडरी से टर्शियरी का बनना ये थर्ड जनरेशन है। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लंग वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज। लंग वॉल्यूम्स ये वो क्वांटिटी ऑफ एयर है, ठीक है, लंग वॉल्यूम्स ये वो क्वांटिटी ऑफ एयर है दैट इज इनहेल्ड और इनहेल्ड पर ब्रीथ, कि जब हम एक दफा सांस लेते हैं तो इनहेलेशन में कितनी क्वांटिटी एयर इनहेल करते हैं या एक्सहेलेशन में कितनी क्वांटिटी ऑफ एयर हम एक्सहेल करते हैं। एक्सपायरेशन और इंस्पायरेशन में एक वेंटिलेशन में कितनी क्वांटिटी इनहेल हो रही है और कितनी क्वांटिटी एक्सहेल हो रही है, ये लंग वॉल्यूम कहलाया जाता है। इसके अलावा जो क्वांटिटी एयर की हमारे लंग्स में रिजाइड करती है, दैट ऑलवेज रिमेन्स इनसाइड आवर लंग्स, वो क्वांटिटी वो भी लंग वॉल्यूम कहलाई जाती है। ठीक है, तो कैपेसिटी क्या है? जब हम 2, 3 या तमाम लंग वॉल्यूम्स को प्लस करते हैं, इन तमाम लंग वॉल्यूम्स की जब हम सम निकालते हैं तो ये सम ऑफ ऑल वॉल्यूम्स या सम ऑफ 2 लंग वॉल्यूम्स या सम ऑफ 3 लंग वॉल्यूम्स ये लंग कैपेसिटी कहलाई जाती है। तो फर्स्ट लंग वॉल्यूम जो है वो टाइडल वॉल्यूम है। टाइडल वॉल्यूम ये वो एयर है जिसको एक इंस्पिरेशन में या एक एक्सपिरेशन में इनहेल या एक्सहेल किया जाता है। देखिए फॉर एग्जांपल इस टाइम अगर हमने कि मैं लेक्चर के साथ साथ मैं ब्रीथिंग कर रहा हूं और आप लेक्चर नोट करने के साथ साथ ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट कर रहे हैं, मींस के वेंटिलेशन हो रहा है, लेकिन इस टाइम किसी का भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं है कि फॉर एग्जांपल कुछ देर के लिए हम रुक जाए और हम एक सांस लें।
दोनों प्रोसेस एक साथ हो रही हैं। मैं लेक्चर दे रहा हूं, साथ में से इनहेलेशन और एक्सहेलेशन हो रहा है। ये जो अनकॉन्शियसली हम मींस के इनवॉलंटरली जो हम एयर इनहेल करते हैं या जो एक्सहेल करते हैं, ये टाइडल वॉल्यूम कहलाया जाता है। जो नेचुरल ब्रीथिंग रेट है, जो हम नेचुरल ब्रीथिंग प्रोसेस कर रहे हैं, इसमें जितनी क्वांटिटी इनहेल या एक्सहेल होती है, ये टाइडल वॉल्यूम कहलाई जाती है। दैट इज क्वांटिटी ऑफ द एयर इनहेल्ड पर ब्रीथ, ये तकरीबन 500 ml है। 500 ml है। नेक्स्ट है इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब देखिए, एक हमने इंस्पिरेशन हमने कर ली, लेकिन वो वॉलंटरी नहीं थी, ये खुद ब खुद हो रहा था, ऑटोनोमिक था। और इस ऑटोनोमिक में 500 हमने इनहेल किया। अब इस 500 के बाद मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है जिसको हम फोर्सफुली इनहेल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इनहेलेशन हो चुकी है टाइडल, अब मैक्सिमम कितना कर सकते हैं। ये जो मैक्सिमम कैपेसिटी हम फोर्सफुली, जो वॉल्यूम ऑफ एयर हम फोर्सफुली टाइडल के बाद इनहेल करते हैं, ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाया जाता है। मींस दो क्राइटेरिया है। वन, दैट इज फोर्सफुली, अगर फोर्सफुली कर रहे हैं तो मींस कि ये वॉलंटरी है। दूसरा, दैट इज आफ्टर द टाइडल वॉल्यूम, टाइडल 500 के बाद मैक्सिमम कितना इनहेल कर सकते हैं, तो ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम कहलाया जाता है। ठीक है। अब देखिए, टाइडल में हमने ये पढ़ा कि इसमें इंस्पिरेशन भी होगा कि कितना एयर हम इनहेल करते हैं और कितना एयर हम एक्सहेल करते हैं, एक्सपिरेशन भी इन्वॉल्व है। तो यहां भी इंस्पिरेशन टाइडल में और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में यहां भी इंस्पिरेशन है। अगर हम इन दो वॉल्यूम्स को प्लस करेंगे, टाइडल 500 ml और इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम दैट इज अबाउट 3 लीटर्स 3000 ml, इन दोनों को प्लस किया तो ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन गई। दैट इज द सम ऑफ द लंग वॉल्यूम्स को हम कैपेसिटीज कहते हैं। तो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस टाइडल वॉल्यूम, दोनों में इंस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा है, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बन जाती है 500 ml plus 3000 ml, that is 3500 ml, about 3.5 liters। बिल्कुल इसी तरह एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम हमने एक्सहेल कर ली, मतलब 500 हमने एक्सहेल की, जो कि इनवॉलंटरी खुद ब खुद हो रहा है। इस वॉल्यूम के बाद मैक्सिमम कितना एक्सहेल कर सकते हैं फोर्सफुली। ठीक है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम forcefully inhaled after a tidal, expiratory reserve volume forcefully exhaled after a tidal, that is about 1100 ml। अब यहां देखिए, टाइडल में एक्सपिरेशन हो रहा है और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम में भी एक्सपिरेशन हो रहा है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो एक्सपिरेटरी कैपेसिटी बन जाती है, that is टाइडल वॉल्यूम 500 ml प्लस एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम 1100 ml, तो 500 प्लस 1100 ml दैट इज 1600 ml, ये एक्सपिरेटरी कैपेसिटी है। ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम, हमने टाइडल वॉल्यूम को एक्सहेल किया 500 ml, इसके बाद एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी एक्सहेल किया फोर्सफुली। जो क्वांटिटी इवन फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी हमारे लंग्स में रहती है, जो कि लंग्स को कोलैप्स होने से प्रिवेंट करती है, ये क्वांटिटी ऑफ एयर रेसिडुअल वॉल्यूम कहलाई जाती है। जिस तरह हम कहते हैं रेजिडेंशियल, तो रेसिडुअल दैट इज द क्वांटिटी ऑफ द एयर दैट ऑलवेज रिमेन्स इनसाइड द लंग्स, तो ये रेसिडुअल वॉल्यूम है दैट इज अबाउट 1200 ml। अब ठीक है, इन सबको अगर हम प्लस कर लें, टाइडल, इंस्पिरेटरी रिजर्व, एक्सपिरेटरी रिजर्व और रेसिडुअल, सबको अगर प्लस करें तो ये टोटल लंग कैपेसिटी बनेगी। ये 500 ml ये टाइडल वॉल्यूम है, 3000 ml ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है, 1100 ml ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है,
और 1200 ml ये रेसिडुअल वॉल्यूम है। जब सबको प्लस किया 500, 3000, 1100, 1200, दिस मेक 5800। अब देखिए ये जो 5.8 लीटर्स है ये हमारे लंग की टोटल कैपेसिटी है। यहाँ पे नोट कर लें कि कुछ बुक्स में ये टोटल लंग कैपेसिटी 5.8 लिखी होती है, कुछ में ये 6 लीटर होती है, कुछ बुक्स में ये 5 लीटर लिखा होता है। लेकिन लंग कैपेसिटी जो है ये एज पे भी डिपेंड करता है। इस तरह और भी फैक्टर्स हैं जो कि इसको इफेक्ट कर सकती हैं। लंग वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज की मेजरमेंट को स्पायरोमेट्री कहते हैं और इस पर्पस के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है उस डिवाइस को स्पायरोमीटर कहते हैं। स्पायरोमेट्री और स्पायरोमीटर कहते हैं। कंट्रोल ऑफ ब्रीथिंग, देखिए किसी भी ऑर्गेनिज्म में, चाहे फॉर एग्जांपल वो कोई ह्यूमन बीइंग है या इसके अलावा कोई और एनिमल है, तो कंट्रोल सेंटर यूजुअली ब्रेन होता है। कंट्रोल सेंटर जो है ये यूजुअली ब्रेन होता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे जितना भी हीमोस्टेसिस हो रहा है, मेरा मतलब कि फॉर एग्जांपल ब्लड में सर्कुलेशन है, या फॉर एग्जांपल जो सी साल्ट मिनरल्स की मेंटेनेंस है, या फॉर एग्जांपल ग्लूकोज की मेंटेनेंस है, या टेम्परेचर की मेंटेनेंस हो रही है, तो इसमें ब्रेन इस कंट्रोल सेंटर होता है, ठीक है। तो ब्रेन रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म्स में भी ब्रेन कंट्रोल सेंटर है। फिर यहाँ पे दो किस्म की कंट्रोल सेंटर्स हैं, एक है प्राइमरी कंट्रोल सेंटर और एक है सेकेंडरी कंट्रोल सेंटर। प्राइमरी कंट्रोल सेंटर और सेकेंडरी कंट्रोल सेंटर में दोनों ब्रेन के पार्ट्स हैं। प्राइमरी में से पोन्स और मेड्यूला इंक्लूडेड है, जो कि हाइंड ब्रेन का हिस्सा है। हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। और सेरेब्रम, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, और ये फोर ब्रेन का हिस्सा है। फोर ब्रेन को हम प्रोजेंसेफेलॉन कहते हैं। तो प्राइमरी कंट्रोल सेंटर ये जो इनवॉलंटरी ब्रीथिंग है उसको कंट्रोल करता है। मतलब जो रूटीनली हो रहा है, हम जो ब्रीथिंग इन और ब्रीथिंग आउट करते हैं, ये प्राइमरी कंट्रोल सेंटर कंट्रोल कर रहा है। इसमें से जिस तरह हम कहते हैं ना कि ब्रीथिंग जो है ये कुछ हद तक वॉलंटरी भी है। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, वो 1 मिनट के लिए अपनी सांस रोक ले। अब ये जो सांस ये रोक रहा है ये वॉलंटरी है। इस टाइम ये कंट्रोल किसके पास है? ये कंट्रोल जो हम ब्रीथिंग को रोक रहे हैं, एपनिया, तो दिस इज अंडर द कंट्रोल ऑफ द सेकेंडरी कंट्रोल सेंटर, दैट इज द सेरेब्रम। जो वॉलंटरी ब्रीथिंग है, या जिस टाइम एक्सरसाइज हम करते हैं तो एक्सरसाइज में से ब्रीथिंग रेट ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है दैट इज अप टू 16 वेंटिलेशंस पर मिनट, लेकिन ये जो वेंटिलेशंस पर मिनट हैं ये भी डिपेंड करते हैं फिजियोलॉजिक स्टेट पे, बॉडी के, एक्सरसाइज हो रहा है नहीं हो रहा है, रेस्टिंग में है बॉडी या नहीं है, एज डिपेंडेंट भी है। जो ट्रू मतलब जो नॉर्मल ब्रीथिंग रेट है उसको हम यूपनिया कहते हैं। और एक्सरसाइज के दौरान जब इंक्रीज आ जाता है ब्रीथिंग रेट में, तो दिस ब्रीथिंग रेट नाउ इज कॉल्ड एज द हाइपरटोनिया। और इस तरह जब डिक्रीज आएगा तो वो हाइपो होगा। और जो हम खुद वॉलंटरीली ब्रीथिंग की रेट को स्टॉप कर रहे हैं ना, तो दिस इज कॉल्ड एज द एपनिया। तो वॉलंटरी कंट्रोल सेरेब्रम के इसमें आता है, और इनवॉलंटरी जो है ये पोन्स और मेडुला करता है। पोन्स जो है, पोन्स ये रिदम मेंटेन करते हैं। रिदम मतलब ये है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि हार्ट जो है वो पर मिनट 72 टाइम्स बीट करता है, या जिस तरह लंग्स में हम ब्रीथिंग रेट दैट इज अप टू 16
वेंटिलेशंस पर मिनट, ये रिदम है। ये जो खास टाइम इंटरवल के बाद ब्रीथिंग इन या ब्रीथिंग आउट हो रहा है, ये रिदम है। एंड दिस इज कंट्रोल्ड बाय द बोन्स। मेड्यूला क्या करता है? मेड्यूला मैकेनिज्म ऑफ द इनहेलेशन एंड मैकेनिज्म ऑफ द एक्सहेलेशन उसको कंट्रोल करता है। मतलब कि जो इनहेलेशन हो रही है या जो एक्सहेलेशन हो रही है उसको कंट्रोल कर रहा है। अब देखिए कंट्रोल सेंटर्स है, जो कि हमने ये डिस्कस किया कि कंट्रोल सेंटर में बोन्स, मेड्यूला और सेरेब्रम है। कंट्रोल सेंटर से इंफॉर्मेशन कुछ मसल्स को मिलता है और ये मसल्स जो इंस्पिरेशन होती है या एक्सपिरेशन हो रही है उसमें इन्वॉल्व है। These muscles are diaphragm। diaphragm अभी हमने इसी लेक्चर में शुरू में पढ़ा कि thoracic cavity या जिसको हम chest cavity कहते हैं और abdominal cavity। thoracic cavity और abdominal cavity के इन बिटवीन एक muscular layer है, ये muscular layer diaphragm कहलाता है। diaphragm को मैसेज मिलेगा और इस तरह रिब्स के मसल्स को, रिब्स यहाँ पे बोन है, स्टर्नम कहते हैं, स्टर्नम के साथ रिब्स अटैच होती हैं और ये रिब्स डोर्सल साइड पे वर्टेब्रल कॉलम के साथ अटैच होती हैं। तो इन रिब्स की जो मसल्स हैं इनको इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। ब्रीथिंग में दो प्रोसेसेस हो रही हैं। वन, ब्रीथिंग इन, जिसमें हम एटमॉस्फेरिक एयर को लंग्स में लेके जाते हैं, और सेकंड है ब्रीथिंग आउट। ब्रीथिंग इन इज कॉल्ड एज द इंस्पिरेशन एंड ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड एज द एक्सपिरेशन, जिसमें एयर जो है वो लंग्स से एटमॉस्फेरिक एयर बाहर आएगा। तो इंस्पिरेशन में जितने भी मसल्स हैं वो कंट्रैक्ट होते हैं और एक्सपिरेशन में मसल्स रिलैक्स होते हैं। अब देखिए जब भी कोई मसल कंट्रैक्ट होगा तो इसको कंट्रोल सेंटर से इंपल्स आएगा, एक मैसेज आएगा। दिस मैसेज इज इन द फॉर्म ऑफ इंपल्स। इंपल्स क्या है? एक इलेक्ट्रिक करंट है अबाउट 70 मिलीवॉल्ट। तो कंट्रोल सेंटर से डायफ्राम को जो मैसेजेस मिलती हैं ये फ्रीनिक नर्व्स के थ्रू मिलती हैं, फ्रीनिक नर्व्स। और कंट्रोल सेंटर से इंटरकोस्टल मसल्स को जो मैसेजेस मिलती हैं ये इंटरकोस्टल नर्व्स के थ्रू मिलती हैं। मतलब वो जो इंपल्स है वो न्यूरॉन्स के थ्रू आएगा और न्यूरॉन्स के जो एक्सॉन्स होते हैं ये क्लस्टर्स में होते हैं। इन एक्सॉन्स क्लस्टर्स को नर्व्स कहते हैं। तो फ्रीनिक नर्व कंट्रोल सेंटर से डायफ्राम और इंटरकोस्टल नर्व्स कंट्रोल सेंटर से इंटरकोस्टल मसल्स को मैसेज देता है। ये दोनों मसल्स कंट्रैक्ट होंगे जब भी इंस्पिरेशन होती है। इसके अलावा और भी मसल्स इन्वॉल्व हैं, लेकिन जो मेजर रोल है वो डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल का है। जिस तरह फॉर एग्जांपल एक और मसल है जिसको हम कहते हैं स्केलीन मसल्स, वो भी रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व है, लेकिन मेजर रोल इन दो मसल्स का है। अब जब इंपल्स फ्रीनिक या इंटरकोस्टल नर्व्स के थ्रू आ जाता है ये दोनों मसल्स कंट्रैक्ट करेंगे, चाहे डायफ्राम हो या इंटरकोस्टल मसल हो, ये कंट्रैक्ट करेंगे। जब डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाता है रिलैक्स कंडीशंस में डायफ्राम डोम शेप का होता है। देखिए ये डोम शेप है। इस डोम शेप में आप थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम को देखिए, फॉर एग्जांपल यहां से यहां तक इस थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम है। लेकिन जब ये मसल्स कंट्रैक्ट हो गए, डायफ्राम कंट्रैक्ट हो जाता है तो डायफ्राम बिकम स्ट्रेट। देखिए ये कंट्रैक्ट है, स्ट्रेट है, ये रिलैक्स है, ये डोम शेप है। कंट्रैक्शन के रिस्पांस में जब ये स्ट्रेट हुआ तो वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक कैविटी इंक्रीजेस। देखिए पहले वॉल्यूम इतनी थी थोरेसिक कैविटी, चेस्ट कैविटी की, अब चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम बढ़ रही है। जब चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाती है तो लंग्स बीइंग स्पॉन्जी दे एक्सपेंड। ये लंग्स ये एक्सपेंड हो जाएंगे इस कैविटी में, और जब लंग्स एक्सपेंड करते हैं तो लंग्स के इनसाइड वैक्यूम क्रिएट होगा एंड देन टू फिल दिस वैक्यूम एयर इज ड्रॉन इनटू द लंग्स। मैं आपको एक मिसाल देता हूं। जिस तरह मार्कर में से इंक डाला जाता है, ड्रॉपर का इस्तेमाल करते हैं। इस ड्रॉपर के ऊपर जो सुअर पार्ट है एम्पोला, हम इसको प्रेस करते हैं। इस एम्पोला को प्रेस किया
और फिर हमने उस इंक में से इस जो नीचे वाली ट्यूब है इसको हमने इंक में रखा। जैसे ही हम अपने फिंगर्स को लूज करते हैं, जब हमने फिंगर को लूज किया तो ये एम्पुला जो है ये एक्सपेंड हो जाएगा, इसके इनसाइड वैक्यूम क्रिएट होगा और इस वैक्यूम को फिल करने के लिए वो इंक इस ड्रॉपर में चला जाता है। ठीक है, अगर हमने इस इंक को यहाँ से निकालना है तो आपने इस एम्पुला को प्रेस करना है, ये इंक जो है वो बाहर आ जाता है। जब इनसाइड द लंग्स वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो खुद ब खुद एयर इज ड्रॉन इनटू द लंग्स एंड दिस इज व्हाट वी कॉल इज द इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन है। दूसरी साइड पे इंटरकोस्टल मसल्स को देखें। ठीक है, रिब्स की मसल्स को इंटरकोस्टल मसल्स कहते हैं। डोर्सल साइड पे वर्टिब्रल कॉलम है, इसको आप वर्टिब्रल कॉलम कंसीडर कर लें और इसको आप स्टर्नम कंसीडर कर लें। जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो स्टर्नम मूव्स अपवर्ड, ये स्टर्नम अपवर्ड जाएगा और रिब्स जो हैं ये फॉरवर्ड जाएंगे। देखिए फॉर एग्जांपल ये वर्टिब्रल कॉलम कंसीडर कर लें जो कि स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करता है, और ये आप रिब्स और स्टर्नम को कंसीडर कर लें। जिस टाइम ये रिलैक्स है, जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो स्टर्नम और रिब्स दे मूव्स फॉरवर्ड एंड एलिवेट, इस तरह फॉरवर्ड जाएंगे और ऊपर की तरफ जाएंगे। जब ये फॉरवर्ड और एलिवेट होंगे तो इस तरह हो गए। पहले वॉल्यूम कितनी थी थोरेसिक कैविटी की, वॉल्यूम इतनी थी थोरेसिक कैविटी की, और इस कंट्रैक्शन की वजह से थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम बढ़ गई है। तो जब चेस्ट कैविटी की वॉल्यूम बढ़ जाएगी, लंग्स एक्सपेंड करेंगे, वैक्यूम क्रिएट होगा और एयर इज ड्रॉन इनटू द लंग्स, ये इंस्पिरेशन है। एक्सपिरेशन में इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। किस तरह ऑपोजिट होगा? यही मसल्स डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स ये रिलैक्स हो जाएंगे। पहले कंट्रैक्ट हुए थे, अब रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स होने से क्या होगा? डायफ्राम ये डोम शेप का हो जाएगा, थोरेसिक कैविटी की वॉल्यूम डिक्रीज हो गई। किसी गुब्बारे को अगर हम प्रेस करेंगे तो व्हाट विल हैपन? जो एयर है वो उस ओपनिंग के थ्रू बाहर चली जाती है। बिल्कुल इसी तरह जब ये डायफ्राम डोम शेप का हुआ, लंग्स पे प्रेशर आया और एयर की एक्सेलेरेशन हो जाती है, वो लंग्स से बाहर चली जाती है। इसी तरह जब इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स होंगे तो स्टर्नम और रिब्स ये पीछे की तरफ जाएंगे, मूव्स डाउनवर्ड एंड बैकवर्ड एंड दस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द लंग्स, और लंग्स पे प्रेशर आएगा तो एयर की एक्सेलेरेशन होती है, इसको हम एक्सपिरेशन कहते हैं। तो इंशाअल्लाह अगले लेक्चर में हम रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स मतलब कि ऐसे कौन से प्रोटीन्स हैं जो कि रेस्पिरेटरी गैसेस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट करते हैं। इसके अलावा इस ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड इसकी इनसाइड द बॉडी ब्लड में ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होती है और किस तरह होती है, ये हम इंशाअल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।